नमस्कार साथियों, मैं संपत लिलड़ आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के इस खास वीडियो में हम जो है राजस्थान लाइब्रेरियन परीक्षा 2020 का जो है कंप्यूटर विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यानी 17 सितंबर को ये परीक्षा होने वाली है, जिसमें कंप्यूटर का भी सिलेबस उसके अंदर आपको दिया हुआ होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका पीडीएफ डाल रखा है, वहाँ पे क्लिक कीजिए आप और उस फाइल को डाउनलोड करके उसके अंदर आप जो है राजस्थान लाइब्रेरियन का कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें आप कंप्यूटर साइंस का भी सिलेबस चेक कर सकते हैं। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप वहाँ पे मिस करके आ गए तो वहाँ पे परीक्षा में आपका चयन नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार के मौके को आप नहीं चूकना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी प्रकार के जो है बहुत सारे मॉडल पेपर जो हम हैं कंटिन्यूसली यहाँ पे अपलोड करेंगे। वीडियो के ऊपर अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसके ऊपर जो है राजस्थान कांस्टेबल के भी जो है बहुत जल्द मॉडल पेपर जो है सॉल्व करने के लिए जो वीडियो अपलोड होने वाले हैं, उनको सॉल्व करने के आपको पैसे भी दिए जाएंगे, टोटल 2250 रुपये। तो इस मौके को ना गंवाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, आज के इस कंप्यूटर विज्ञान के वीडियो का पहला प्रश्न है हमारा कि OMR का पूर्ण रूप क्या है। यानी यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है। अगर देखो आपने सिलेबस सही से चेक किया होगा तो वहाँ पे जो कंप्यूटर की जो सिलेबस है वो पॉइंट मैं आपके लिए क्लियर करवा रहा हूँ। बेकार का पॉइंट हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उसमें आपका समय बेकार का व्यर्थ हो जाएगा। तो देखिए, OMR का पूर्ण रूप क्या है आपको मैं समय दूंगा। पहले देखिए, ए है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर, बी है आपका ऑप्टिकल मिस्टेक रीडर, सी है आपका ऑप्टिकल मेक रीडर और डी है इनमें से कोई नहीं। आपके पास मैं जो है 10 सेकंड का आपको समय देता हूं। अगर आपको आंसर आता है तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन का क्रमांक लिखना है, आगे डैश करके आपका जो भी A, B, C या D जो भी राइट है वो आप लिख के कमेंट कीजिए, ताकि मेरे को पता चले कि कितने जो भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं इसकी और कितनों ने जो है ये वीडियो अटेंड किया है। तो आपके पास 10 सेकंड का समय है, फटाफट जो है इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। OMR का फुल रूप आपको फुल फॉर्म इसमें बताना है। चलिए, तो अब हम जान लेते हैं कि OMR का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, इसमें आपका ऑप्शन ए वाला इसमें सही होगा। देखिए, OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये कौन सी मशीन होती है। आप जब एग्जाम देने के लिए गए होंगे तो वहाँ पे आप ब्लैक पेन से जो है वहाँ पे गोले करते हैं। मार्क मीन्स हो गया कि आप वहाँ पे जो है उसको हाईलाइट करते हैं, आपका राइट आंसर कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आप वहाँ पे जो राइट आंसर है उसके ऊपर जो है ब्लैक गोला कर देते हैं। तो उस प्रकार के गोले को यानी उस प्रकार के निशान को, उस पॉइंट को पढ़ने के लिए जो मशीन प्रयुक्त होती है उसे हम OMR कहते हैं, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर, उस पॉइंट को पढ़ने वाली मशीन। तो इस प्रकार आपको एक पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। देखिए, मैंने इस चैनल के ऊपर जो है कंप्यूटर के फंडामेंटल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी वीडियो कंप्लीटली ब्रीफली आपको समझा के वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आप फटाफट आंसर दे पाएंगे। इसमें आपको ये पता लगाना है कि इसमें से आउटपुट डिवाइस जो है कौन सा नहीं है। पहला हो गया मॉनिटर, बी हो गया आपका प्रिंटर, सी हो गया प्लॉटर और डी हो गया माउस। अब इसमें से आप सोचिए कि आपका जो सही आंसर कौन सा हो सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपको। वहां पे आप वहां पे जो एग्जाम पेपर के अंदर ऐसा सोच के वहां पे पढ़ के चले जाओगे और आंसर दे दोगे कि निम्न में से आउटपुट उदाहरण कौन सा है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली पढ़ो कि नहीं है, ये पूछा गया आपसे। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है वो आपको क्लिक करना है यहाँ पे। तो आप जो है इसका कमेंट कर दिया होगा आपने। चलिए, अगर जिसको नहीं पता है तो उसके लिए देखिए कि पहला हम देखते हैं ए वाला मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है कि जब हम इसके अंदर इनपुट डाटा करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है। मींस जो डाटा है, जो रिजल्ट है वो आपको बाहर दिखा रहा है, यानी वो डाटा को दे रहा है, तो वो आउटपुट होता है। चलिए, ये नहीं हुआ। बी पे चलते हैं, प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, जो हम डाटा का रिजल्ट है, हमारा जो रिजल्ट है उसको एक हार्ड कॉपी के रूप में हम जो आउटपुट जो है प्रदान कर रहे हैं हमें, तो ये प्रिंटर कर रहा है, यानी ये भी डाटा को बाहर भेज रहा है हमें, तो ये भी आउटपुट का उदाहरण है। चलिए, सी पे चलते हैं, प्लॉटर के ऊपर। प्लॉटर भी एक प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है, यानी आप बड़े साइज के जो बैनर वगैरह प्रिंटिंग होते हैं तो उस प्रकार का जो प्रिंटिंग होता है, जो प्रिंट होता है वो प्लॉटर के थ्रू होता है, तो ये भी जो आपका डाटा है वो बाहर भेज रहा है, यानी ये भी आउटपुट का उदाहरण है। चलिए, लास्ट चलते हैं यहाँ पे माउस के अंदर। माउस क्या करता है कि जब हम माउस के अंदर क्लिक करते हैं तो वो डाटा काम करना शुरू करता है, यानी हमने उसको कमांड दिया, आदेश दिया, यानी उसको समझाया। तो ये कब दिया, जब हमने क्लिक किया। क्लिक किया मीन्स क्या है कि हमने जो है अंदर इनपुट किया है डाटा। तो आपका इस क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बनता है डी। इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन वहाँ पे समझना है, तो आप वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन का मिस नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे विजिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका FTP का फुल फॉर्म क्या है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले पटवार के एग्जाम में भी इसको पूछा गया था। FTP का फुल फॉर्म क्या है? पहला है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी है आपका फोल्डर ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, सी आपका फाइल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल और यहाँ पे डी है आपका फोल्डर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चारों ऑप्शन को क्लियरली देखना, आराम से इसका सोच के आप जो है इसका आपका जवाब दीजिए। FTP का फुल फॉर्म बताना इस क्वेश्चन के अंदर आपको। चलिए, जिन भाई बंधुओं ने जो है इसका आंसर दे दिया है, ठीक है। अब जिनको नहीं पता है तो उनको मैं बताता हूं। देखो FTP क्या है आपका? FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मींस इसका राइट आंसर होता है ए। क्या होता है FTP के अंदर? यानी HTTP जिस प्रकार से हमारा एक FTP देखिए, ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का अर्थ क्या है समझिए, तब आप इस चीज को समझ पाएंगे। प्रोटोकॉल्स का अर्थ होता है नियमों का समूह। आप किसी स्कूल में जाते हैं या कहीं कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज के नियम बने होते हैं कि आपको इस टाइम आना है, आपको इस प्रकार से यहाँ रहना है, या इस टाइम आपकी क्लास लगेगी, ये टीचर आपको पढ़ेंगे, तो सभी के रूल्स होते हैं और उन रूल्स को आपको फॉलो करना होता है। तो इंटरनेट होता है या जो भी आपका सिस्टम नेटवर्क होता है तो वो भी जो है कुछ नियमों को फॉलो करता है, तभी तो ये आपके सामने परफेक्ट तरीके से काम कर पाता है। कोई भी आप किसी फाइल को वहाँ पे भेज रहे हो, अब उसका नियम बना है कि ये फाइल पहले जाएगी, अगर उस फाइल में कोई एरर है, फाइल का नाम गलत है तो वो फाइल आगे नहीं जाएगी। तो इस प्रकार के कुछ नियम क्रिएट किए होते हैं। तो आपको यहाँ पे पी का मीन समझना है प्रोटोकॉल्स। फाइल यानी फाइल हो गया आपका जो भी आंकड़े जो भी आपने तैयार किया, ट्रांसफर यानी भेजना, यानी फाइल को भेजने के लिए जो नियमों का समूह होता है उसको हम FTP बोलते हैं। हुआ क्लियर ये? अगर आपको इन तीनों क्वेश्चन के अंदर कोई प्रकार की प्रॉब्लम आई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, उसको मैं वापस हाथों हाथ आपका सॉल्यूशन वीडियो वापस अपलोड करूंगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आया हमारा, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, यानी जो मैंने क्लास ली थी जो जनरेशन से रिलेटेड, उसके अंदर मैंने क्लियरली आपको समझाया था। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC, उसको किसने डिजाइन किया था या उसका आविष्कारक कौन थे? तो पहला है आपका वॉन न्यूमैन, बी है आपका जोसेफ M जैक्वार्ड, सी है आपका JP एकर्ट एंड मॉकली एंड डी है इसमें से कोई नहीं। आपको बताना इसमें से आपके हिसाब से राइट आंसर कौन सा हो सकता है। तो आपको जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्वेश्चन का क्रमांक लिख के डैश करके आपका ABCD कौन सा है वो लिख एंटर करना है आपको। चलिए, जिन्होंने भी आंसर दे दिया है ठीक है। चलिए, अब इसका जो राइट आंसर है आपका कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर है ENIAC वो किसने बनाया था? तो इसका आंसर होगा आपके सी, JP एकर्ट एंड जॉन मॉकली। तो इसका आंसर होता आपका सी। अब देखिए ENIAC जो था ये आपका जो सबसे पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ये आपको जो है याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये एक ही वर्ड है जो दो जगह यूज होता है। तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं कि साइबर लॉ में डॉस का फुल फॉर्म क्या है? साइबर लॉ में डॉस का फुल फॉर्म क्या है? पहला है डेनियल ऑफ सर्विस, बी है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सी है आपका डिस्टेंस ऑपरेटिंग सर्विस और डी है आपका डेनियल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा है वो आपको लिख के एंटर करना है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपको। साइबर लॉ के अंतर्गत पूछा है मैंने, ना कि नॉर्मली, जबकि नॉर्मली हर किसी को पता है कि डॉस का फुल फॉर्म क्या है। तो आप वहां पे जो है ये डॉस वाली वो परिभाषा वहां पे गलती करके आपको नहीं आनी है। चलिए, जिन्होंने आंसर दे दिया ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर कौन सा है। देखिए आपने डॉस का फुल फॉर्म सुना होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नॉट, यहाँ पे कौन सी यूज होगी? साइबर लॉ के अंतर्गत डॉस का फुल फॉर्म चेंज है। इसके अंदर डॉस का फुल फॉर्म है डेनियल ऑफ सर्विस। यह अभी जो है कोपा लेक्चरर के जो एग्जाम हुए थे उसके अंदर भी पूछा गया था इसका कि डॉस का जो है फुल फॉर्म क्या है साइबर लॉ के अंतर्गत। तो इसका फुल फॉर्म हो गया डेनियल ऑफ सर्विस। इसके अंदर क्या होता है डॉस को आपको मैं बता देता हूं। एक डेनियल ऑफ सर्विस के अंदर क्या होता है कि एक ही प्रकार के सिस्टम के द्वारा किसी वेबसाइट के ऊपर या कोई भी जो सिस्टम होता है उसके ऊपर जो अटैक्स किए जाते हैं जिससे वो सिस्टम जो है बिजी शेड्यूल के अंदर चला जाता है, तो उस प्रकार को हम बोलते हैं डॉस अटैक यानी डेनियल ऑफ सर्विस। इसका अच्छा उदाहरण है कि आप जो है कोई भी आपकी जो भर्ती से रिलेटेड जब आप फॉर्म वगैरह भरते हैं तो लास्ट में जाके जो वेबसाइट वो बिजी शेड्यूल में चली जाती हैं तो उसके अंदर जो है DOS अटैक हो जाता है यानी डॉस अटैक। यानी उसके अंदर जो कई सारे जो आवेदनकर्ता होते हैं, एप्लीकेटर होते हैं, वो एक साथ जो है उसको वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो वेबसाइट जो होती है बिजी शेड्यूल में चली जाती है। यानी वेबसाइट के अंदर एक निर्धारित प्रारूप होता है कि आपको जो है 1000 एप्लीकेटर को जो है एक्सेप्ट करना है। अगर 1001 आएगा तो 1001 वाले क्रमांक के आदमी को आपको बिजी शेड्यूल वाली वेबसाइट दिखानी है। तो इस प्रकार से जो है डॉस को हम परिभाषित करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है अपने जो जनरेशन से रिलेटेड, जो मैंने वीडियो पूरा कंप्लीट अपलोड किया है, अगर नहीं देखा है तो उसको देख के जाएं। उसके अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट मैंने नोट्स भी आपको लिखवाए हैं ताकि वो एग्जाम में आपके काम आ सकें। चलिए माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी से संबंधित है, तो पहला है आपका प्रथम पीढ़ी, दूसरा है द्वितीय पीढ़ी, तीसरा है तृतीय पीढ़ी और चौथा है चतुर्थ पीढ़ी। तो इसमें से आपको राइट आंसर कौन सा है वो लिख के एंटर कीजिए आप। चलिए जिन्होंने आंसर दे दिया, अब देखिए आप इसका राइट आंसर क्या होता है। आपको चेक करना है कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, सॉरी ये किस पीढ़ी से संबंधित हैं, किस पीढ़ी के अंदर यूज हुआ था। तो देखो सबसे पहले हम बढ़ते हैं ए में, प्रथम पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी में मैंने आपको बताया था कौन सा पुर्जा यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब। यहां पे लिख देता हूं मैं, वैक्यूम ट्यूब। चलिए दूसरा हम बढ़ते हैं द्वितीय पीढ़ी के अंदर। तो द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह कौन सा यूज हुआ था, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन यानी सी वाला, थर्ड जनरेशन के अंदर कौन सा पुर्जा यूज हुआ था, आपको पता ही है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हर एक एग्जाम को छोड़ के दूसरे एग्जाम के अंदर इसको पूछा ही जाता है, क्योंकि आईसी जो होता है ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए थर्ड जनरेशन के अंदर पुर्जा जो यूज हुआ था वो था आपका आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए लास्ट अपना पास है चतुर्थ पीढ़ी, फोर्थ। तो इसके अंदर जो है ये माइक्रो प्रोसेसर यूज हुए थे, माइक्रो प्रोसेसर। अब आपको यह भी बता देता हूं, जो आने वाली भविष्य की पीढ़ी है, जो 5वीं पीढ़ी है, उसके अंदर किस प्रकार की चिप का यूज होगा। तो उसके अंदर आपको 100% याद रखना है। अगर आपका एआई लेवल का अगर एग्जाम है आपके लिए आईबीपीएस से रिलेटेड, तो वहां पे आपको 100% इक्वेशन आएगा। इसका आंसर होगा आपका यूएलएसआई। जो पंचम पीढ़ी है उसके अंदर किस प्रकार की चिप यूज होगी, यूएलएसआई की। यूएलएसआई का फुल फॉर्म क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड जो है आपके 5 पीढ़ी की चिप है, यानी ये क्या करेगी, एआई को जनरेट करेगी। एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आपके पास कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। आपका जो फोन का कैमरा है उसके अंदर आप अपना चेहरा दिखाते हैं तो फोन का लॉक ओपन हो जाता है। ये किस प्रकार का उदाहरण है, एआई का उदाहरण है। आपके फोन के अंदर आप कैमरा सिस्टम को ओपन करते हैं तो ऊपर जो है हार्डवेयर अपने आप ऑटोमेटिक कैमरा का जो पार्ट है वो ओपन होकर ऊपर बाहर निकल जाता है, वो भी एआई का उदाहरण है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण आपके सामने देखने को मिलते हैं, रोबोटिक्स। तो इस प्रकार हमने जो है इसमें 6 क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, किस सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने में होता है। यानी वेब पेज, इंटरनेट के जो पेजेज होते हैं उनको देखने के लिए किसका प्रयोग होता है। पहला है आपका साइट, बी है होस्ट, सी है ब्राउजर और डी है लिंक। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि आपके लिए जो वही क्वेश्चन पुट आउट किया है मैंने, जो कि आपको कंफ्यूज कर सके और वो एग्जाम में आ सकें। तो देखिए पहला आपका साइट, बी है होस्ट, सी है ब्राउजर और डी है लिंक। आपका जो भी राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। इसके लिए जो राइट आंसर है वो है आपका ब्राउजर, सी। कैसे है कि ब्राउजर का निर्माण, मतलब ब्राउजर को बनाने का क्या काम है कि ब्राउजर जो होता है जब यूजर रिक्वेस्ट करता है, इसके अंदर 2 पद्धति है, जैसे क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट कौन होते हैं, जो किसी पेज को देखने के लिए या किसी काम के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसको बोलते हैं क्लाइंट। सर्वर कौन होता है, जो यूजर द्वारा रिक्वेस्ट की गई है उस रिक्वेस्ट को एक्सेस करना प्लस उस रिक्वेस्ट के ऊपर एक्शन लेना, यानी उसके ऊपर कार्यवाही करना, वो काम करता है सर्वर। तो देखो जब यूजर रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर से वापस रिक्वेस्ट आएगी तो वो जो पेजेज आएंगे उनको दिखाने का जो काम होता है, जैसे मैंने लिखा youtube.com, तो YouTube का जो पेज होता है अपने सामने लोड करने का काम कौन करता है, वेब पेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल कहां पर जाती है। जब हम कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं, देखो बेसिक क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा ध्यान से देना है इसका आंसर, कि कंप्यूटर में जब कोई फाइल होती है उसको हम डिलीट कर देते हैं तो वो फाइल कंप्यूटर में कहां पर जाती है, उस जगह का आपको नाम बताना है। ए है डेस्कटॉप, बी है रिसाइकल, बी है आपका टास्क बार और डी है आपका माई कंप्यूटर। तो इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें आप। यहां पर रिसाइकिल बिन। चलिए इस अब क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताता हूं कि जब हम कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे होते हैं या कोई भी हमें जो अननेसेसरी जो फाइल्स होते हैं उनको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो जब हम डिलीट करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर एक जगह होती है रिसाइकिल बिन।
उसके अंदर जो फाइल होती है वो डिलीट होकर वहाँ पे से मतलब जो है स्टोर हो जाती है। वहाँ से जाके हम जो है राइट क्लिक करके फाइल को वापस भी ला सकते हैं। अगर डिलीट हो गए तो वहाँ पे उस रिसाइकल बिन के अंदर जाइए, जो फाइल आपको वापस एक्सेस करनी है उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और वहाँ पे रीस्टोर को क्लिक कर दीजिए, तो वो फाइल आपकी वहाँ जो जहाँ पर थी वहाँ पर वापस आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है तो विकसित की गई पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए? तो देखिए ए है आपका VB.NET, बी है आपका फोर्ट्रैन, सी है आपका बेसिक और डी है आपका जावा। इसमें से आपका जो भी राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें आप। चलिए जिन्होंने जवाब दे दिया है अब उनको ये चेक करना है कि उनका आंसर सही है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर प्रोग्रामिंग है तो यानी कंप्यूटर के अंदर कोड लिखते हैं हम, कंप्यूटर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई गेम बनाते हैं, कोई भी प्रकार का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर कोड लिखना होता है, तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग भाषा का यूज करना पड़ता है अपने को। जैसे C+ हो गया, कोई भी आप जो भी यूज करते हैं जावा वगैरह। तो यहाँ पे पूछा गया है तो सबसे पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी बनी थी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी, फोर्ट्रॉन। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, रोम का पूर्ण रूप क्या है? रोम का पूरा नाम बताना है, फुल फॉर्म बताना है आपको। पहला है रीड ओनली मेमोरी, बी है आपका रीड वंस मेमोरी, सी है आपका रीड ओनली मोड और डी है आपका रो वन मेमोरी। अब आपका राइट आंसर कौन सा है आप लिखिए। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, रैम और रोम की फुल फॉर्म से रिलेटेड है। तो यहाँ पे रोम का पूरा नाम है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो इसका आंसर सही होगा ए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको ए को। तो इस प्रकार यहाँ पे 10 क्वेश्चन क्लियर कर लिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, USB का फुल फॉर्म यहाँ आपको बताना है। तो पहला है इसका यूनिक स्पेशल बस, बी है यूनिक सीरियल बस, सी है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस और डी है आपका यूनिवर्सल स्पेशल बस। आपको इसमें से बताना है कि USB का फुल फॉर्म कौन सा है। चलिए तो इसका आंसर होगा USB का फुल फॉर्म होता है सी वाला, यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी इसका आंसर होता है हमारे सी। तो USB का आपको फुल फॉर्म पता चल गया आपको, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसलिए आपको इसको रेड मार्क करना है। यूनिवर्सल सीरियल बस जो है USB का फुल फॉर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। इनमें से किसका संबंध इंटरनेट व वेब डेवलपमेंट से है? क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और इसका आंसर के लिए जो ऑप्शन दे रखे वो भी आपको ध्यान से देखना है। पहला है डॉस, बी है आपका HTML, सी है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर और डी है आपका CSS। तो आपको इसमें से आपका जो भी राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। चलिए तो इसका आंसर होगा कि इनमें से किसका संबंध इंटरनेट वेब डेवलपमेंट से है। तो देखो एक एक को बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। डॉस क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये तो यहीं पर क्लियर हो गया कि ये एक OS है, तो इसमें से डिफरेंट हो गया। अब इनको भी देख लीजिए। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी ये वेबसाइट के जो पेज होते हैं उनको बनाने के लिए काम आता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? वेबसाइट के जो पेज होते हैं उनको देखने के लिए काम आता है। लास्ट आपका CSS हो गया, तो ये भी एक वेबसाइट डिजाइन से रिलेटेड वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने, किसी वेबसाइट को देखने हेतु तो कंप्यूटर में क्या जरूरी है? ठीक है, किसी वेबसाइट को देखने हेतु तो कंप्यूटर में क्या जरूरी है? चलिए पहला है वेब ब्राउजर, बी है आपका इंटरनेट कनेक्शन, सी है MS ऑफिस और डी है नोटपैड। इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा है वो आपको यहां पे बताना है। चलिए तो यहां पे इसका आंसर है आपका वेब ब्राउजर, यानी आपको जब वेबसाइट के जो पेज है उनको देखना है तो वहां पर आपको जो है वेब ब्राउजर आपके पास होना जरूरी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, इनमें से कौन OS की फाइल को परमानेंट स्टोर करता है? इनमें से कौन एक जो है OS की फाइल होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, उनकी फाइल को परमानेंट स्टोर करता है? तो ए है आपका हार्ड डिस्क, बी है आपका रैम, सी है आपका कैशे और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहां पे बताना है कि इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा है।
चलिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस की जो फाइल्स होती है उनको परमानेंट अगर हमें स्टोर करना है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आपके हार्ड डिस्क। यानी हार्ड डिस्क के अंदर अगर हम कोई भी फाइल को सेव कर देते हैं तो अब आपको पता होगा कि अगर हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं और उसके बाद वापस हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो फाइल वहाँ पर ही स्टोर होती है, यानी वो परमानेंट स्टोर हो जाती हैं। किसके अंतर्गत? हार्ड डिस्क के अंतर्गत। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटर में किसी फाइल या टेक्स्ट को पेस्ट करना है हमें, तो उसकी की क्या होगी, यानी उसका शॉर्टकट की कौन सा होगा? ए है आपका ऑल्ट प्लस बी, बी है आपका कंट्रोल प्लस वी, सी है आपका शिफ्ट प्लस पी और डी है आपका कंट्रोल प्लस पी। इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, यानी किसी फाइल या टेक्स्ट को अगर आपको कंप्यूटर में पेस्ट करना है, कॉपी कर दिया और अब उसको पेस्ट करना है, तो वहां पे इसकी जो राइट आंसर की होगी वो होगी आपके कंट्रोल प्लस वी, यानी बी वाला आंसर जो होगा आपके सही होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एमएस वर्ड में वर्ड के नीचे जो रेड लाइन, आपने जब एमएस वर्ड में अगर काम किया होगा तो कोई भी आप टाइपिंग करते हैं तो उसके नीचे रेड लाइन आती है कई बार, तो वो रेड लाइन क्या इंगित करती है? पहला है ए स्पेलिंग का मिस्टेक है, बी है आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक है यानी व्याकरण, सी है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल ये दोनों मिस्टेक है, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि वर्ड के नीचे रेड लाइन आ रही है वो कौन सा, किसका इशारा कर रही है। तो आपको इनमें से ए बी सी डी जो भी राइट है आप कमेंट कीजिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके स्पेलिंग्स मिस्टेक, यानी जब आप कंप्यूटर के अंदर एमएस वर्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो वहां पे आपने कोई मीनिंग लिखा है और उस मीनिंग के अंदर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वहां पे जो है स्पेलिंग मिस्टेक होती है, उसके नीचे रेड लाइन यानी ऐसे वेवली जो है शो होना शुरू हो जाती हैं। चलिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने, एमएस वर्ड में पिक्चर को इंसर्ट करने में कौन सहायक है इनमें से? तो पहला है आपका इमेज आर्ट, बी है क्लिप आर्ट, सी है आपका पिक्चर आर्ट और डी है ग्राफिक आर्ट। इनमें से कौन सा है जो आपको एमएस वर्ड के अंदर आप जब काम करें तो किसी पिक्चर को इंसर्ट करने में काम आता है? चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा बी क्लिप आर्ट, यानी आप जब एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं वहां पे जब आप इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको जो है क्लिप आर्ट का ऑप्शन मिलता है जिससे आप किसी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये राइट आंसर आपके सामने आता है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, इसमें ए वाला हो गया और यहाँ पे हो गया ये बी। चलिए, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, एक्सेल में कॉलम जी और लाइन नंबर 5 को कैसे दर्शाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट पटवार के एग्जाम में भी पूछा गया था कि एक्सेल के अंदर सेल एड्रेस को कैसे दर्शाते हैं। तो पहले कॉलम का नाम, उसके बाद जो है रो नंबर। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इसके अंदर जो है आपका सही एड्रेस कौन सा होगा। कॉलम तो है जी, यहाँ पे याद रखना, और लाइन नंबर है उसका 5। तो इसको कैसे दर्शाएंगे एक्सेल में? पहला ए है आपका 5G, बी है आपका 5-G, सी है आपका G-5 और डी है आपका G5। इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा है कमेंट बॉक्स में लिखें आप। चलिए, इसका राइट आंसर होगा G5, यानी पहले कॉलम का नाम आता है, अभी मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, उसके बाद कॉलम का रो का नंबर आता। तो यहाँ पे आपका डी आंसर जो होगा राइट होगा। चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना आपको। एनिमेटेड पिक्चर का फॉर्मेट क्या है? एनिमेटेड जो पिक्चर होती है थोड़ी मूव होती हुई आपको दिखाई देती है, फूल गिरते हुए या उसके अंदर कोई मूवमेंट होता हुआ नजर आता है, ऐसी पिक्चर का फॉर्मेट क्या है? एक्सटेंशन तो पहला है .jpg, बी है आपका .gif, सी है आपका .png और डी है आपका .mp3। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके GIF। .gif जो होता है मूवमेंट करती हुई यानी एनिमेशन जो पिक्चर होती है उसका फॉर्मेट है। अब देखो, ये इस एक क्वेश्चन के अंदर हम 4 प्रकार के क्वेश्चन पुट आउट कर रहे हैं, यहीं पर देखना आपको। .jpg यानी आपको फुल फॉर्म इनमें से 100% पूछी जा सकती है आपको। JPG का फुल फॉर्म है JPG और JPEG दोनों सेम है, इनका फुल फॉर्म है आपका जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ते हैं GIF, यहाँ पे हमने डिस्कस किया, इसका फुल फॉर्म क्या है?
ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं PNG फाइल्स, तो इनका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक जो होता है, सी आपका आंसर, सॉरी ये सी का जो है फुल फॉर्म। लास्ट अपना MP3 आता है, तो मल्टीमीडिया प्लेयर 3। तो इस प्रकार हमने जो है यहाँ पर लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर यहीं पर इसी वीडियो में आपको जो है राजस्थान जीके से, यानी जितना भी जो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो डिस्कस करने को मिलेगा, तो इस वीडियो में बने रहें। तो अब लेते हैं अपन राजस्थान जीके के प्रश्न जो अपने लाइब्रेरी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न आपके राजस्थान जीके का कि प्रबंध कोश नामक पुस्तक का लेखक कौन है। ऑप्शन दे रखे थे आपके पेपर के अंतर्गत, राजशेखर, कानड़देव, नैन्सी या हेमचंद्र। तो इसमें जो आपका सही आंसर जो था वह था कौन सा, राजशेखर। राजशेखर ने जो है इस प्रबंध कोश की रचना की थी। कानड़देव आपको पता हो तो जालोर के शासक। नैन्सी ने जो है मुख्य रूप से जो है ख्यात लिखी थी, और वह ख्यात कौन सी थी, ध्यान से दोस्तों यहाँ पे अपन प्रश्न सॉल्व करते वक्त जो है साथ में बाकी जो अपने ऑप्शन है उनके ऊपर भी जो है गौर करेंगे। तो आपके इसमें नैन्सी के द्वारा क्या क्या लिखे गए थे, तो मुहणोत नैन्सी री ख्यात, और क्या लिखा था इसने, एक और जो है राजस्थानी साहित्य के अंतर्गत ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था मारवाड़ परगना री विगत। देखो ख्यात का तात्पर्य मित्रों किसी के प्रसिद्धि के लिए जो लिखा जाने वाला जो ग्रंथ था उसे ख्यात कहा गया है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न है अपना बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतया निम्न काल से संबंधित है। नीचे जो अपने ऑप्शन में जो काल दे रखे हैं उनमें से कौन से काल से संबंधित है, तो ए है आपका मध्य पाषाण काल, 2 है पूरा पाषाण काल, नंबर 3 सी पूर्व हड़प्पा काल, और डी है आपका निम्न पूरा पाषाण काल। मित्रों जो है ये अपने बागोर और तिलवाड़ा दोनों ही अपने राजस्थान स्टेट के अंतर्गत है, और इसका सही आंसर जो है आपका वह है कि मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के अंतर्गत जो है ये दोनों स्थान जो है, उन दोनों स्थानों से हमें जो है जो जानकारी मिली है, पुरातत्व अवशेष मिले हैं, वो सभी जो है मध्य पाषाण काल के थे। बागोर आपके कहाँ पे है, तो बागोर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके भीलवाड़ा के अंतर्गत, और जो तिलवाड़ा है वह कहाँ पे है, आपके बाड़मेर के अंतर्गत है। कहाँ है मित्रों, बाड़मेर में है, और बाड़मेर के अंतर्गत भी यह जो है आपकी पचपदरा तहसील के अंतर्गत है। कहाँ पे स्थित है, पचपदरा जो तहसील है, उस पचपदरा तहसील के अंतर्गत जो बाड़मेर जिला है, बाड़मेर जिले के अंदर जो पचपदरा तहसील है वहाँ पे ये तिलवाड़ा नामक स्थान जो है वहाँ पे स्थित है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी। किनके साथ, मुगलों के साथ संधि की थी। ऑप्शन ए ईश्वरी सिंह, ऑप्शन बी भगवान दास, ऑप्शन सी मान सिंह, और ऑप्शन डी है आपका क्या, भारमल। मित्रों ध्यान देना, यहाँ पे आमेर के किस शासक की बात हो रही है और मुगलों के साथ संधि हो रही है, तो ध्यान देना संधियाँ अधिकतर हुई है किसके समय में, अकबर के समय में। तो यहाँ पे मुगल बादशाह तो था कौन, आपके अकबर, कौन था, और अकबर। अब ध्यान दें अकबर के समय में हमारे जो ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शनों में अकबर का समकालीन कौन, तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा कौन, भारमल। भारमल ने क्या किए था, भारमल जो कच्छावा वंश का शासक था, आमेर का शासक,
तो उसने सर्वप्रथम अकबर के साथ क्या की थी, संधि की थी। कब की थी, तो ये की थी आपके 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में इन्होंने क्या की थी, संधि की थी भारमल ने। और संधि के दौरान इन्होंने अपनी जो एक पेशवाइन जो थी उसकी पुत्री थी, उसका नाम था मरियम उज़मानी। क्या नाम था, मरियम उज़मानी नाम था, जिसे अपन हरकाबाई के नाम से जानते हैं। किस नाम से मित्रों, हरकाबाई नाम से जानते हैं। उसकी शादी किन से करवाई थी, अकबर से करवाई थी। संबंध महत्वपूर्ण कर लिए थे आमेर के कछवा वंश के शासक भारमल ने, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध जोड़ दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं अपन, मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेना को मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित किया गया था, कहाँ पे पराजित किया गया था। तो आपके सामने ऑप्शन है पानीपत 1556 ईस्वी में, ऑप्शन बी तराइन 1192 ईस्वी में, देबारी 1680 ईस्वी में और सुमेल 1544 ईस्वी में। यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे ध्यान रखना मित्रों, मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की संयुक्त सेनाएं थी और सामने सेना किसकी थी, मुगलों की। यानी कि बात हो रही है किसकी, औरंगजेब की। किसकी हो रही है मित्रों, ये है आपका औरंगजेब। कौन है, ये है आपका कौन, औरंगजेब। इस औरंगजेब के साथ में जो है युद्ध हुआ था मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेना का। और वह युद्ध होता है मित्रों कब, वह युद्ध होता है आपके 1680 ईस्वी में। कब होता है, 1680 ईस्वी में। और जो अपना देबारी जो जगह है, वहाँ पे देबारी नामक जगह पे जो है इनका क्या होता है, युद्ध होता है। औरंगजेब की सेना और मेवाड़ और मारवाड़ की सेना, मेवाड़ के शासक राज सिंह के समय में जो है ये युद्ध होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन 5वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 ईस्वी में घोषित किया था। अपने आप को जो है हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया था जनवरी 1681 ईस्वी में। किसी राज तिलक की आवश्यकता नहीं रखी उन्होंने। और वो कौन थे, शाहजादा खुर्रम, शाहजादा सलीम, शाहजादा दारा या शाहजादा अकबर। ध्यान दें मित्रों, खुर्रम जो है जहांगीर को कहा गया है और सलीम शाहजहाँ को कहा गया है। अब आगे बात करते हैं अपन, शाहजादा खुर्रम तो कौन हो गया आपके, जहांगीर। सलीम हो गया कौन, शाहजहाँ। इस प्रश्न की बात करें तो प्रश्न का उत्तर है आपका क्या, दारा, सॉरी दारा नहीं, अकबर। शाहजादा अकबर जो है आपका सही उत्तर होगा। और ये अकबर जो है इतिहास के अंतर्गत अकबर द्वितीय के नाम से भी जाना गया है। किस नाम से जाना गया मित्रों, अकबर द्वितीय के नाम से भी जाना गया है। इसको जो है औरंगजेब ने जो है मेवाड़ का शासक घोषित किया था, गवर्नर घोषित किया था। और अकबर ने भी क्या किया था, मेवाड़ के जो शासक थे उन शासकों से निरंतर संधियां करके मुगलों के अधीन जो है रखने का प्रयास किया था। इसलिए इसको यहाँ का गवर्नर भी किसने बनाया था, आपके औरंगजेब ने। किसने बनाया मित्रों, औरंगजेब ने बनाया था। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 6 की तरफ। तो बढ़ते हैं मित्रों 6ठे प्रश्न में, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अपने को जोड़ा देखना है, एक तरफ शासकों के नाम है, दूसरी तरफ उनके वंश का नाम है। तो अपने को देखना है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। जहाँ पर भी सत्य असत्य नहीं ऐसे प्रश्न आते हैं वहाँ पे थोड़ा सा गौर करने की आवश्यकता है। तो ये ऑप्शन दे रखा है राणा कुंभा गोहिल वंश, राणा सांगा गोहिल वंश, राव मालदेव राठौड़ वंश और डी है आपका राव चंद्र सेन भाटी वंश।
तो मित्रों आपका सही उत्तर जो है इसका ये है आपका कौन सा, डी, राव चंद्र सेन। ये सही नहीं है क्योंकि जो है राव चंद्र सेन कौन से वंश से संबंधित थे, राठौड़ वंश के जो है ये शासक रहे थे। मित्रों राव चंद्रसेन को जो है मारवाड़ का शेर कहा जाता है, मारवाड़ का शेर कहा जाता है। इनको प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। मित्रों ध्यान देना, ये राव चंद्रसेन वही है जिनके खौफ से अकबर भी जो है कांपता था, इनके खौफ से अकबर भी कांपता था। इतने जो है वीर शासक हुए हैं अपने मारवाड़ के अंतर्गत राव चंद्रसेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मित्रों। 7वां प्रश्न है ढोला मारूरी बात किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ढोला मारूरी बात जो है एक अपने सोरठों के अंतर्गत एक ग्रंथ लिखा गया है, प्रेम कथा लिखी गई है। तो वह किसके द्वारा, ए नयनचंद्र सूरी, बी खुशाल चंद्र, सी बप्पा भट्टी सूरी और डी है आपका श्रृंगार देवी। तो इसका सही आंसर जो है मित्रों क्या है, खुशाल चंद्र। इसका दूसरा नाम है मित्रों कवि कलोल। इसका दूसरा नाम क्या है, कवि कलोल जो है इसका दूसरा नाम है। ध्यान दें मित्रों, जो ढोला मारूरी बात है वह 11वीं शताब्दी के अंतर्गत रची गई है। कब रची गई है, 11वीं शताब्दी के अंतर्गत इस प्रकार की एक प्रेम कथा जो है रची गई है। प्रेम कथा किन किन की है, महाराजा ढोला और महारानी मारू की जो है ये कथा है, उसके बारे में जो है कवि कलोल या खुशाल चंद्र ने जो है इस प्रकार का लेख लिखा है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सन 1177 ईस्वी में सामंत सिंह के द्वारा किसके हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर की स्थापना की गई थी। डूंगरपुर रियासत की स्थापना किसने की, सामंत सिंह ने। किस शासक के हाथों या किस शासक के साथ जो है हार हो जाती है, पराजय हो जाती है, तब वो डूंगरपुर की स्थापना करते हैं। तो ऑप्शन है आपके राणा महपा, विजयपाल, भीमादेवा या कीर्तिपाल। ध्यान दें मित्रों, इसका सही आंसर जो है आपका वह है कौन सा, कीर्तिपाल का। कीर्तिपाल चौहान जो है वह किस वंश से संबंधित थे, तो आपके चौहान वंश से संबंधित थे। जो पाली के या नाडोल के चौहान थे, यहाँ पे जो है ये कहाँ के शासक थे, नाडोल के चौहान वंशज थे कीर्तिपाल। इन्होंने हराया था सामंत सिंह को। और नाडोल कहाँ पे है, तो नाडोल है आपके कहाँ पे, पाली में। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9वें नंबर का। कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपने पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी थी। भाषा पूछी गई है मित्रों वीर सतसई की। तो ध्यान दें यहाँ पे, ए डिंगल, बी प्राकृत, सी संस्कृत और डी है आपके क्या, पिंगल। मित्रों इसका सही आंसर जो है वह है क्या, डिंगल। डिंगल भाषा के अंतर्गत वीर सतसई नामक जो है ग्रंथ की रचना की थी, किसने, सूर्यमल मिश्रण ने। ये क्या होता है डिंगल, तो राजस्थान के अंतर्गत एक जाति है चारण जाति। कौन सी जाति, चारण जाति, जो कवियों के रूप में अपने शब्दों को पिरो करके नई कविताएं जो रचित करती है, चारण जाति। राजस्थान के जो चारण है वो अपने गीतों के लिए जिस साहित्यिक शैली का प्रयोग करते थे उसे क्या कहा गया है, डिंगल कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10वें नंबर का। अतार्किन दरवाजा कहाँ स्थित है। अतार्किन का दरवाजा कहाँ स्थित है, ए अजमेर,
बी गागरोन, सी फतेहपुर शेखावटी या डी है आपका नागौर। ध्यान दें मित्रों, अतार्किन का दरवाजा कहाँ स्थित है? नागौर में स्थित है। बनवाया किसने था? तो ये बनवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जमाई माना जाता है, उनका मुख्य सेनापति माना जाता है। इल्तुतमिश जो है राजस्थान के अंतर्गत मुख्य रूप से दो चीज़ें बनवाते हैं, एक तो अतार्किन का दरवाज़ा जो अपने नागौर के अंतर्गत, और एक बयाना भरतपुर के अंतर्गत जो है मस्जिद बनाते हैं। ये दो राजस्थान के अंतर्गत बनाया था किसने? इल्तुतमिश ने। ऐतिहासिक स्थल है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11वां प्रश्न है अपना, काजी हमीमुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था या उसको नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए है आपका नागौर, ऑप्शन बी है अजमेर, ऑप्शन सी बयाना या ऑप्शन डी है आपका खाटू। तो मित्रों यहाँ पे ध्यान देना, ये जो चारों ऑप्शन है उससे पहले थोड़ा सा सुहरावर्दी के बारे में जान लेते हैं कि क्या होती है सुहरावर्दी। तो सुहरावर्दी क्या होती है? यह रहस्यवादियों का एक मुस्लिम सिलसिला है, यानी कि सूफियों का एक सिलसिला है। तो इसका सही आंसर जो है वह है आपका कौन सा? वह है आपका नागौर। नागौर के अंतर्गत सबसे पहले इनको काजी बनाया गया था हमीमुद्दीन। इन्हें हमीमुद्दीन नागौरी के नाम से भी अपन पढ़ते हैं कई जगह। 12वां नंबर का प्रश्न है आपका कि किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किला के नाम से जाना गया? मित्रों, तारागढ़ का किला अपने राजस्थान में दो है, तो किन किन किलों को जो है तारागढ़ के नाम से जान रहे हैं? ये प्रश्न ये कह रहा है आपसे। आपका ऑप्शन ए है बूंदी एवं अजमेर, अजयमेरु दुर्ग एवं भटनेर का दुर्ग, फिर है सी बूंदी एवं रणथंभौर का दुर्ग, या डी है आपका चित्तौड़गढ़ या कुंभलगढ़ का दुर्ग। तो मित्रों ध्यान देना यहाँ पे कि जो ये अपना तारागढ़ का किला है वो अपने राजस्थान में दो जगह स्थित है, और दोनों जगह कौन कौन सी है? वह है आपकी एक तो बूंदी के अंतर्गत तारागढ़ है और एक है आपका अजमेर के अंतर्गत तारागढ़ स्थित है। तो ये है आपके दोनों किले जिन्हें तारागढ़ किले के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अपन 13वें प्रश्न की तरफ। तो बढ़ते हैं अपन मित्रों 13वें प्रश्न की तरफ, और 13वां प्रश्न आपके लाइब्रेरियन एग्जाम के अंतर्गत आया हुआ प्रश्न है, हो सकता है रिपीट हो जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन हवा महल के बारे में सत्य है? हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर के अंतर्गत। जब अपन सिटी पैलेस जाते हैं जयपुर के अंतर्गत, जो अपना राजस्थान का एक ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल है, वहाँ जब अपन जाते हैं मेन मुख्य द्वार की तरफ से जब अपन निकलते हैं तो वहाँ पे आता है आपका हवा महल। तो हवा महल के बारे में सत्य बताना है अपने को। क्या बताना है? सत्य बताना है कि सही क्या है। ऑप्शन ए, उसका निर्माण प्रताप सिंह के द्वारा 1792 में किया गया, उसके 5 मंजिलें हैं। ऑप्शन बी, उसका निर्माण प्रताप सिंह द्वारा 1790 ईस्वी में किया गया और उसकी 10 मंजिलें हैं। मुख्य रूप से देखना मित्रों मंजिलों का। और ध्यान दें, उसका निर्माण राजा मान सिंह द्वारा 1600 ईस्वी में बनाया गया, उसके 7 मंजिलें हैं। या उसका निर्माण प्रताप सिंह के द्वारा 1799 ईस्वी में किया गया, या उसके 5 मंजिलें हैं। ये है आपके ऑप्शन। आप अपना कमेंट दे करके अपना आंसर जो है जरूर दीजिएगा। अपने को पूछा गया है सत्य। मित्रों अगर बात करें अपन सत्यता की, तो राजा जो प्रताप सिंह जी जो थे उनका कार्यकाल था 1799 ईस्वी का। कब का था? 1799 ईस्वी का था। तो 1799 से ही हमें पता चल जाएगा कि हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है। हमारा ऑप्शन राइट है डी। कौन सा राइट है मित्रों? डी। उसके जो है 5 मंजिलें हैं, ना तो जो है 10 मंजिलें हैं ना 7 मंजिलें हैं। उसकी मंजिलें कितनी हैं? 5 मंजिलें हैं। ये जो हवा महल है मित्रों, इनकी जो झरोखे जो बने हुए हैं,
जरोखों का प्रश्न जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जरोखे जो हैं वो कितने हैं। तो जरोखे जो हैं वो हैं आपके 953। कितने हैं मित्रों? 953 जो है वो जरोखे हैं। बड़े ही नक्काशीदार बनाए गए हैं, बड़े ही जो है जालीदार बना करके जो है दिया गया है। और अगर अपन बात करें इनके वास्तुकार की, इनको सजाने वाले कौन थे, तो सजाने वाले का नाम ध्यान रखना, वास्तुकार का नाम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। वास्तुकार थे कौन? लालचंद उस्ता। कौन थे मित्रों? लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता नामक व्यक्ति के द्वारा इसका जो है पूरा डायग्राम सेट किया गया था, उसको डिजाइन किया गया था। तो डिजाइन करने वाले वास्तुकार जो थे वही कौन थे? आपके लालचंद उस्ता। बढ़ते हैं मित्रों अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या है आपका 14वां, और 14वां प्रश्न है कि 84 खंभों की छतरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मैं ध्यान दे मित्रों, 13वें प्रश्न में तो सत्य पूछा गया, 14वें में पूछ लिया सीधा ही क्या? असत्य पूछ लिया है। यानी कंसेप्ट क्लियर है आपका, तो आप जो है फटाक से इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन ए है, इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा के द्वारा करवाया गया था। यह छतरी बूंदी के पास देवपुरा में स्थित है। जगह है जो अपन जब भी प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान पुलिस जैसे एग्जाम के अंदर कई दफा पूछा है, 84 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है, कहाँ स्थित है, तो वह आपके उत्तर आप लोग हर बार देते हो, बूंदी के अंदर वह स्थित है। लेकिन बूंदी में कहाँ स्थित है अगर ऐसा प्रश्न आ गया, ऑप्शन में बूंदी भी आया है, देवपुरा भी आया है, तो मित्रों देवपुरा को जरूर चुनना, क्योंकि बूंदी से भी सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा? देवपुरा का। उसका निर्माण, डी ऑप्शन है, उसका निर्माण 1683 ईस्वी से 1695 के मध्य कराया गया था। तो ये ध्यान रखना मित्रों, इसका जो है अपना सही आंसर जो है वह कौन सा है? अपने को असत्य पूछा है, तो असत्य के ध्यान में रखते हुए अपना सही आंसर क्या है? इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में करवाया गया था, जो बिल्कुल क्या है? गलत है। अपने भारत का एक डिपार्टमेंट है मित्रों ASI, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया नामक जो अपना डिपार्टमेंट है, जो प्राचीन पुरातत्व विभागों से संबंधित है, अब उसके द्वारा जो है एक शिलालेख में उस विभाग ने जो अपने इस बूंदी की जो अपने 84 खंभों की छतरियां हैं, उन छतरियों के बारे में जो है हमारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बताते हैं कि बाहर एक शिलालेख लिखा है, और उस शिलालेख के अनुसार इस छतरी का निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया था? राव अनिरुद्ध ने करवाया था। राव अनिरुद्ध के काल में करवाया था। और करवाने वाले कौन थे? तो राव अनिरुद्ध सिंह की धाइमा थी, और उनका जो पुत्र था राव देवा, उसके द्वारा जो है इस छतरी का निर्माण क्या करवाया गया था? बूंदी में है, उसका निर्माण 1683 ईस्वी में उसका निर्माण शुरू हो जाता है मित्रों। 95 में वो बन करके तैयार हो जाती है, और वहाँ जो मंदिर है वहाँ उस मंदिर के अंदर पूजा पाठ भी शुरू हो जाते हैं। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15, विनायक, अलग अलग मित्रों, विनायक, हथियागौड़ एवं कौलवी, 3 जगहों के नाम हैं कि प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं, वहाँ पे भगवान बुद्ध की गुफाएं हैं, किस जिले के अंतर्गत स्थित है? जिला पूछा है आपसे, तो ऑप्शन ए बारा, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी बूंदी, और ऑप्शन डी है आपका क्या? कोटा। तो मित्रों जो है ध्यान देना, इन चारों में से आपको सही आंसर ढूंढना है कि पर्यटन स्थल कहाँ पे ये स्थित है। तो इसका सही उत्तर जो है वह है क्या? झालावाड़। मित्रों ये भी प्रश्न आपके
इसमें पूछा गया था लाइब्रेरियन एग्जाम के अंतर्गत। झालावाड़ के अंतर्गत ये जो है तीनों ही तीनों गुफाएं बौद्ध काल की जो है गुफाएं बनी हुई है, और भगवान जो बुद्ध है, भगवान बुद्ध की जो गज स्वरूप संरचना जो बनी हुई है, भगवान बुद्ध की गजराज या गज स्वरूप या गज रूप की जो संरचना है, गज रूप संरचना, उस गजरूप संरचना के अनुसार ही जो है, गजरूप संरचना के कारण ही क्या है, ये तीनों की तीनों गुफाएं प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो स्तूप बना हुआ है मित्रों, क्या बना है, स्तूप जो बना हुआ है, उस स्तूप की जो सुंदरता है, सुंदर जो नक्काशी की गई है उस स्तूप के ऊपर, तो उस गुफाओं के अंदर जो है वो नक्काशी और अधिक उनको सुंदरता दिखाती, हमें उनकी सुंदरता को बताती है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोटी कहाँ स्थित है, किस जिले के अंतर्गत जो है सुनहरी कोटी स्थित है। मित्रों इसका जो है उत्तर ध्यान देना, ऑप्शन पहले तो ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी टोंक, ऑप्शन डी है आपके क्या, बूंदी। मित्रों हिंट दे देता हूं आपको, इस प्रश्न का जो है आंसर आपको मिल जाएगा, आया हुआ प्रश्न है इसीलिए आपको जो है आसानी होगी मिलने में। तो उस ऑप्शन को ढूंढिए जिस ऑप्शन में जो है उसे कहा गया है नवाबों की नगरी। बिल्कुल सही, आपने आंसर सही देखा है, और ऑप्शन सी जो है आपका टोंक, जिसे नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है, यही टोंक के अंतर्गत स्थित है क्या, सुनहरी कोटी। मित्रों ध्यान देना यहाँ पे, ये जो सुनहरी कोटी है, इस सुनहरी कोटी को और किस नाम से जाना जाता है, तो ना जाना जाता है शीश महल के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, शीश महल के नाम से जाना जाता है। और इस सुनहरी कोटी की जो आंतरिक दीवारें हैं मित्रों, जो अंदर की जो दीवारें हैं, उन दीवारों के ऊपर जो है सोने की पॉलिश की गई है। क्या की गई है, गोल्ड की जो है पॉलिश की गई है, सोने की पॉलिश की गई है। यह है आपका सुनहरी कोटी। और ध्यान दें मित्रों, ये जो सुनहरी कोटी है, इसके अंदर जो सोने की पॉलिश की गई है, यहाँ पे जो है हीरे और कांच की जो है कलाकारी की गई है, हीरे व कांच की कलाकारी की गई है। तो इतनी महत्वपूर्ण है आपकी क्या, सुनहरी कोटी कहाँ स्थित है, टोंक में स्थित है। 17वां प्रश्न देखें मित्रों आज का, सन 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है हमारे यहाँ की रियासतों ने संधियाँ की थी, कब, 1817 ईस्वी में। अपने मित्रों पिछले वीडियो के अंतर्गत जो अपने वीडियो बने हुए थे, जो अपने प्लेलिस्ट के अंतर्गत है, प्रजामंडल, रियासतें, उन वीडियो के अंतर्गत हमने जो है इनके बारे में पढ़ा था। तो ध्यान देना, ऑप्शन ए है आपका मेवाड़, करौली, मारवाड़, बी ऑप्शन किशनगढ़, करौली, कोटा, ऑप्शन सी धौलपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर, ऑप्शन डी है जयपुर, सिरोही, डूंगरपुर। इन रियासतों में से अपने को वो पता करना है जो कब संधियाँ करती है, 1817 ईस्वी में। और अपन ने पढ़ा भी था 1817 ईस्वी में सबसे पहले कौन सी रियासत ने जो है समझौता किया था, वह किया था किसने, करौली ने। अपन ने ये भी पढ़ा था सबसे अंत में जो है 1823 ईस्वी के अंतर्गत जो समझौता करने वाली रियासत जो थी वह थी आपकी कौन सी, सिरोही। कौन सी, सिरोही। तो अपने को ध्यान देना मित्रों, बात हो रही है 1817 की, तो अपन को ये पता है 23 में हो गई सिरोही, तो ये सिरोही वाला तो ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। क्या हो गया मित्रों, बिल्कुल गलत हो गया। और ध्यान दें मित्रों, ये जो समझौता जो होता है पहले, वह होता है किशनगढ़
जो आपके अजमेर का क्षेत्र है, अपने राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र करौली, और ऑप्शन जो है बी आपका क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। किशनगढ़, करौली और कोटा, इन के द्वारा क्या होता है, सबसे पहले संधियाँ होती है, अपनी रक्षात्मक संधियाँ होती है, प्रभावशाली संधियाँ होती है। कारण मैंने आपको बताया था, जो मराठे हैं वह बार बार राजस्थान पर आक्रमण कर रहे हैं और उन आक्रमणों से बचने के लिए जो है ये संधियाँ की गई थी, अपने पड़ोसियों से बचने के लिए रक्षात्मक संधियाँ की गई थी सन 1817 ईस्वी में। बढ़ते हैं मित्रों, 18वां प्रश्न आपका, किसान पंचायत नामक संगठन जिसकी स्थापना सन 1916-17 में हो जाती है, स्थापना क्या हो जाती है, स्थापना 16-17 में हो जाती है, तो इस संगठन का संबंध किस क्षेत्र से था? क्षेत्र पूछा है मित्रों। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी शेखावाटी, ऑप्शन डी डूंगरपुर, ऑप्शन डी जो है वह क्या है, बिजोलिया। ऑप्शन सी डूंगरपुर, ऑप्शन डी बिजोलिया। ध्यान दें मित्रों, जयपुर का संबंध शेखावाटी, डूंगरपुर, बिजोलिया। बिजोलिया आपके बता दूं कहाँ पे है, वह है भीलवाड़ा में। कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। अपन ने पढ़ा था मित्रों क्या, किसान आंदोलन। मैंने बताया था कि भारत का एकमात्र अहिंसात्मक जो आंदोलन था वही इसका उत्तर है, क्योंकि किसान आंदोलन के अंतर्गत जब बिजोलिया किसान आंदोलन होता है और उसके अंतर्गत पहला जब चरण होता है साधु सीताराम दास के नेतृत्व में, तो साधु सीताराम दास को ये लगा कि अगर हमें इस चरण को आगे बढ़ाना है, इस आंदोलन को और प्रभावी तरीके से करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है एक राष्ट्रीय स्तर का नेता यहाँ पे जो है हमें लाना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्तर का नेता लाया गया, किसको आमंत्रित किया गया, साधु सीताराम दास द्वारा। दूसरे चरण का नेतृत्व करने वाले हैं विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक ने जो है इस संगठन, जब वो आमंत्रित करते हैं साधु सीताराम, आमंत्रण स्वीकार कर लिया जाता है पथिक जी के द्वारा। तो पथिक जी जब आते हैं बिजोलिया के अंदर, आपका सही आंसर जो है इसका क्या है, बिजोलिया। तो जब वो आते हैं बिजोलिया में, तो सबसे पहला कार्य यही करते हैं, किसानों की एक पंचायत बुलाते हैं, जिसका नाम भी क्या रखा गया, किसान पंचायत रखा गया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मित्रों, संगठन के जो स्थापना करता है, संगठन की स्थापना की थी किसने, विजय सिंह पथिक ने। और क्या किया था मित्रों, विजय सिंह पथिक ने जब ये पंचायत बुलाई, सभी किसान एकत्रित हुए, और जब सभी किसान एकत्रित हो जाते हैं तो उनमें से ही किसी एक व्यक्ति को मुख्य बना दिया जाता है, सबका नेतृत्व करने वाला बना दिया जाता है, अपना सहयोगी बना लिया जाता है। यानी आज की भाषा में हम कहें तो उस समय उन्होंने क्या बना दिया, सरपंच बना दिया। किसका, किसान पंचायत का। किसको बनाया, तो वह बनाया था किसको, मन्ना पटेल को। मन्ना पटेल को जो है क्या बनाया, सरपंच बनाया। मन्ना लाल पटेल को क्या बना दिया, सरपंच बना दिया गया। यह है आपके 18वां प्रश्न। बढ़ते हैं अपन 19वें प्रश्न की तरफ, और 19वां प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 19 में दिया है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, यानी मैं अपने मृत्यु पत्र पर क्या कर रहा हूँ, अपने हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ऐसा कहने वाले शासक कौन थे? ऑप्शन ए है मित्रों कोटा के महाराव भीम सिंह, ऑप्शन बी बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह, ऑप्शन सी है आपका अलवर के महाराजा तेज सिंह, और ऑप्शन डी है आपका बूंदी के महाराव बहादुर सिंह। मित्रों आपको याद आना चाहिए, अपन ने जब एकीकरण पढ़ा था, राजस्थान का एकीकरण, उस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको बताया था ये सारी चीज़ें। तो उसमें मैंने ये भी कहा था कि ये जो है
मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये वाक्य इंपॉर्टेंट है, मैंने नोट लगा करके लिखने को कहा था आपको। देखिएगा आप उस वीडियो को जरूर फिर से प्ले करके, और इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो वह ऑप्शन है अपने बांसवाड़ा के जो चंद्रवीर सिंह हैं, उन्होंने इसको ऐसा कहा था। बांसवाड़ा का विलय होता है मित्रों राजस्थान के दूसरे चरण में, यानी कौन से में? पूर्व राजस्थान के अंतर्गत। कहाँ होता है? पूर्व राजस्थान में होता है। तो पूर्व राजस्थान का जो है समय आपको पूछ लिया जाए तो वह समय है कब? 25 अप्रैल सन 1948 ईस्वी में। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, बाबू भाई झाड़ू की को परसाटो। तो बाबू के अंतर्गत जो बा आता है सबसे पहले वह है बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा के महारावल थे चंद्रवीर सिंह। इन्होंने जो है कहा था कि मैं जो है ये विलय, मेरी रियासत का विलय जो है एक भारत में नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं मेरी अंतरात्मा को मार करके, यानी मैं मेरा मन महसूस करके जो है मेरे रियासत को भारत सरकार को सौंप रहा हूँ, रियासती विभाग को सौंप रहा हूँ। बढ़ते हैं मित्रों अपने 20वें प्रश्न की तरफ, और 20वां प्रश्न है सांभर झील में निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा, मित्रों लवण यानी खारेपन की जो मात्रा है, लवण की मात्रा लेकर के जमा की जाती है? जो सांभर की जो सहायक नदी है, उस सहायक नदी के बारे में पूछा है आपसे। ऑप्शन ए है खारी, ऑप्शन बी रूपनगढ़, ऑप्शन सी मेंथा, और ऑप्शन डी है क्या? खंडेला। मित्रों सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर, तो ध्यान देना, सांभर आपके कहाँ पे आएगी? कौन से डिस्ट्रिक्ट में आएगी? जयपुर में। कहाँ पे आएगी? तो जयपुर में। ऐसी उस नदी को देखिए, जो वह नदी जो जयपुर से ही निकल रही है, वह नदी कौन सी है? और सांभर झील का जो है संबंध अपने चौहान वंशजों से भी रहा है ना? उस प्रश्न को भी साथ में जो है लेकर पढ़िएगा आप। तो इसका सही उत्तर जो है जयपुर के अंतर्गत एक जगह है, वह है मनोहरपुरा। जयपुर में जगह क्या है? मनोहरपुरा। उस मनोहरपुरा से एक नदी का क्या होता है? उद्गम होता है, और वह नदी है आपकी कौन सी? मेंथा। कौन सी नदी है मित्रों? मेंथा। क्योंकि अपने जो पुस्तकालय का पेपर है, लाइब्रेरियन का जो पेपर है, उस पेपर में अपने ज्योग्राफी भी है, इसलिए अपन ज्योग्राफी के प्रश्न भी राजस्थान जीके के साथ साथ में लेते हुए ही चलेंगे। तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर के अंतर्गत जो आए हुए हैं प्रश्न, उनके बारे में चर्चा करेंगे अपन। धन्यवाद।